डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं भाई? चलो जल्दी से आप लोग आ जाओ, रेडी हो जाओ। और अब हम लोग अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया था, वह था हमारा प्लानिंग, है ना। यानी नियोजन, नियोजन क्यों आवश्यक है, नियोजन की कहाँ से शुरुआत होती है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक आदेशात्मक नियोजन होता है, एक हमारा निर्देशात्मक होता है। आदेशात्मक का मतलब हमने बताया था कि जहाँ पर सरकार विभिन्न प्रकार के कहेंगे जो कदम उठाती है ना। और इस तरह से हमारे भारत में यदि देखा जाए तो नियोजन का एक उद्देश्य था। अब होता है कि हमारे यहाँ नियोजन के हमने कल इतिहासों को बताया था कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यदि देखा जाए तो कहेंगे बैकग्राउंड ऑफ प्लानिंग, यानी हमारे देश में प्लानिंग का क्या इतिहास रहा है। तो इस पे हमने कल डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों। और कल हमने बात किया था, आपको पहला जो था वह हमारा विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया जो हमारा प्लान था, इस विश्वेश्वरैया प्लान को हमने पहला डिस्कस कर दिया था, जो 1934 में आई थी। क्लियर हुआ? अब विश्वेश्वरैया प्लान के बाद आज हम लोग दूसरा देखेंगे। एक हमारा आया था फिक्की प्रपोजल, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भैया बता दो कि फिक्की प्रपोजल हमारा क्या था। तो एक हमारा जो था वो फिक्की प्रपोजल था। थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी जैसे इंसान काम करते करते व्यस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा उज्जवल हो जाता है, तो ये भी भैया मशीन है, ये भी कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस आधार पे देखो आ गया फिक्की। तो ये हमारा फिक्की एक प्रपोजल था, यानी फिक्की प्रस्ताव आप कहेंगे, ठीक है। देखो ये फिक्की प्रस्ताव जो था, ये फिक्की प्रस्ताव का ये इतिहास है कि जब हम इसमें ये देखेंगे कि जब हमारा विश्वेश्वरैया प्लान जो था, ठीक है, तो विश्वेश्वरैया प्लान जो थी, ये प्लान को असफल हो जाने के बाद, यानी जब ये काम नहीं किया तो सफल होने के बाद, ठीक है, अंतिम रूप से देखेंगे तो ये एम विश्वेश्वरैया जो थे, तो एम विश्वेश्वरैया से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं से प्रभावित एक व्यक्ति थे, ठीक है, प्रभावित। और वह व्यक्ति जो थे जो इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, उस व्यक्ति का नाम जो था वह था एन.आर. सरकार। कौन थे? एन.आर. सरकार, ये नाम का एक व्यक्ति थे, ठीक है। और ये एन.आर. सरकार जो थे वह एम विश्वेश्वरैया जो थे, एम विश्वेश्वरैया के खास हम खास कहेंगे, या कह सकते हैं कि एम विश्वेश्वरैया जो थे उनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। और प्रभावित होने के कारण बता दूं, और साथ ही साथ एक भी याद रखिएगा कि एन.आर. जो सरकार थे, ये उस समय जो हमारा फिक्की जो था, ये फिक्की के ये अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो पहली बात ये फिक्की के अध्यक्ष थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो एम विश्वेश्वरैया से बहुत प्रभावित थे, और इन्हीं के द्वारा, यानी एन.आर. सरकार के ही द्वारा भारत में कह सकते हैं कि भारत की जो आर्थिक नीति होता है या भारत का आर्थिक विकास जो होता है, तो इनके द्वारा भारत में जो था आर्थिक विकास के क्षेत्र में आप कहेंगे तो आर्थिक विकास हेतु, ठीक है, आर्थिक विकास हेतु एक नियोजन लाई गई, एक नियोजन लाया गया जिसका नाम दिया गया फिक्की प्रपोजल। अब दूसरी बात है कि इस फिक्की प्रपोजल में जो फोकस किया गया था, यह भी फोकस किया गया था औद्योगिकीकरण का, ठीक है, औद्योगिकीकरण का। यानी हम उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, यानी उद्योग का जो निर्माण होता है, उद्योग का निर्माण करना, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना। और इससे क्या था कि एन.आर. जो सरकार थे, एन.आर. सरकार की हार्दिक जो इच्छा थी वह था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में हम देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। तो इस तरह से राष्ट्रीय योजना आयोग की यदि बात किया जाए तो इनके द्वारा एक राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की भी बात की गई थी। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको जानना होगा कि ये हमारा एक फिक्की है, यहाँ हम फिक्की प्रपोजल की बात कर रहे हैं। तो एक हमारा फिक्की जो होती है, एक हमारा संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान देना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड चैम्बर ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो एक संस्था है हमारे देश में, ये मुख्य रूप से जैसे कि देखा जाए तो ये फिक्की की जो हमारा स्थापना हुआ था, यह स्थापना 1928 में हुई थी, ध्यान देना। लेकिन इनके जो फिक्की प्रपोजल जो लाई गई थी, तो याद रखेंगे कि फिक्की जो एक संस्था है ये अलग है, क्योंकि ये जो है हमारे देश में यदि देखा जाए तो देश के अंदर जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी जो व्यापार से संबंधित, उद्योग से संबंधित जो भी हमारे गतिविधियां होती हैं उनके लिए एक अलग से हमारे यहाँ संस्था है, और उस संस्था का नाम है फिक्की, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। और इसी के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था एनआर सरकार। और इन एनआर सरकार के द्वारा यदि देखेंगे, यस वेरी गुड मॉर्निंग संदेशी कुमार जी बाबू, ठीक है, तो ये एनआर सरकार जी जो थे, एनआर सरकार फिक्की जो उस समय हमारी संस्था थी, ये फिक्की संस्था के मुख्य रूप से अध्यक्ष थे। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो एम विश्वेश्वरैया जी जो थे इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इन्हीं के द्वारा जब जब विश्वेश्वरैया प्लान समाप्त हो जाता है, या फिक्की कह सकते विश्वेश्वरैया प्लान असफल हो जाती है, तो होने के बाद कहीं न कहीं एम विश्वेश्वरैया का जो सपना था, या कहेंगे कि एम विश्वेश्वरैया जी का जो उद्देश्य था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक जो हमारी विकास होती है, इसके लिए हम कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ों को जो एम विश्वेश्वरैया जी ने नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को माना जाता है कि फिक्की प्रपोजल ने भी इस विचारों को लेकर के आया, लेकिन ये भी हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा परिपूर्ण नहीं हुआ या सफल नहीं हुआ। ठीक है, तब इसके बाद हमारा तीसरा कौन सा आएगा? तो तीसरा जो हमारा आएगा, 2 तक हमने पढ़ लिया, तीसरा हमारा आएगा कांग्रेस प्लान। ध्यान देना है, तीसरा जो आएगा हमारा वो आएगा कांग्रेस प्लान। ठीक है बाबू, देखो ये कांग्रेस प्लान जो थी, ये कांग्रेस प्लान की यदि बात किया जाए तो उस समय यदि देखा जाए तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, और ये मैटर कब का है, तो कांग्रेस प्लान 1938 में लाया गया। तो कांग्रेस के इस समय जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष का नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ध्यान देंगे, सुभाष चंद्र बोस जो थे ये, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यदि हम कहेंगे तो लाई गई। और इसको पहला हम कह सकते हैं, देश में पहला आप कहेंगे कि नियोजन था, या ऐसा पहला प्लानिंग थी जिसमें आप याद रखिएगा, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। ठीक है, पहला हमारे देश का। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि इस प्रस्ताव जो था, या इस प्लान जो था, जिसको आप कांग्रेस प्लान कहेंगे, तो कांग्रेस जो प्लान थी, तो कांग्रेस प्लान का अध्यक्ष जो बनाया गया, इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन इस समय देश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। और ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही हमारा कांग्रेस प्लान लाई गई थी, जिसका यदि लक्ष्य की बात किया जाए या उद्देश्य की बात किया जाए, तो इसका मायने सिवा जहाँ पर महात्मा गांधी खुद होंगे। अब आपको पता है कि महात्मा गांधी क्या कहते थे कि देश की आत्मा गाँव में वास करती है। ठीक है, देश की आत्मा जो होती है गाँव में वास करती है, इसलिए इसका यदि हम लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य जो था हमारा ग्रामीण विकास था। ध्यान देंगे, हमारा ग्रामीण विकास यानी गाँवों के विकास पर फोकस की गई। यदि हम लक्ष्य की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा हथकरघा उद्योग जो होता है, हथकरघा उद्योग की बात करेंगे, आप कह सकते हैं सूक्ष्म एवं मध्यम जो उद्योग होता है। ठीक है बाबू, तो सूक्ष्म एवं मध्यम या लघु भी आप कह सकते हैं, मध्यम उद्योग की स्थापना गांधी जी थे। तो इसलिए हमारा जो पशुपालन होता है, ये पशुपालन पर केंद्रित किया गया। गांधी जी थे, तो जिसके कारण हमारा जो कृषि क्षेत्र था, हम कहेंगे कृषि क्षेत्र का विकास पर काम किया गया। क्योंकि गांधी जी का एक ही सपना था, गांधी जी बार बार एक ही शब्द बोला करते थे कि यदि आपको देश का निर्माण करना है, भारत को विकसित करनी है, तो भारत को विकसित करना है तो सबसे पहले आपको गांव का विकसित करना होगा। यदि गांव के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो देश शिक्षित हो जाएगा।
गांव के महिलाएं यदि जागरूक हो जाएंगे तो देश जागरूक हो जाएगा। यदि गांव का विकास हो जाता है, गांव में बिजली पानी ये सब बहुत अच्छे हो जाते हैं, गांव में लोग सेहतमंद यदि हो जाते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि पूरे भारत का विकास हो गया। ठीक है, तो ये हमारे गांधी जी का था। इसलिए उस समय देश की हमारी जो ज़्यादातर आबादी थी वो गाँव में रहती थी, और यही कारण था कि महात्मा गांधी चाहते थे कि गाँव का विकास ज़्यादा हो, क्योंकि गाँव में विकास होगा तो गाँव से लोग शहर की ओर पलायन जो होती है, यानी माइग्रेशन जो होता है, वह भी हमारा नियंत्रण हो जाएगा, लोग नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि गाँव से शहर में लोगों की जो वृद्धि होता है, शहर पे जो लोगों का जो बर्डन होता है, इस पर एक नियंत्रण होगा। दूसरी बात कि देश में कभी भी खाद्य आपूर्ति की कमी नहीं होगी, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का सबसे बड़ा जो उनका इनकम का जो स्रोत होता है, उनका जीवन निर्वाह जो होता है, वह उनका होता है बेटा, और वह होता है कृषि। और यानी कृषि से हमारा क्या होता है, खाद्य उत्पादन होती है, भोज्य पदार्थ जो होता है उत्पादित होता है। तो ज़्यादातर जनसंख्या यदि शहर की ओर आ जाएंगे तो खाद्य आपूर्ति की हमारी समस्या हो जाएगी। और यही कारण था कि गांधी जी बार बार कहते थे कि देश के निर्माण में हमारा ग्रामीण विकास होना बहुत जरूरी है, यानी हमारा रूरल डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो ये सारे इस पर फोकस थे। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो हमारा जो संस्था बनेगी थी, इसमें एक 15 सदस्यीय, आप यदि देखिएगा तो एक 15 सदस्यीय योजना समिति जो था, योजना समिति का गठन किया, और उसी के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, इस नियोजन के तहत एक 15 सदस्यीय इस समय यदि देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, समिति का गठन हुआ, और इसी के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर हो गया? यानी पंडित नेहरू इसी का जो मुख्य रूप से देखा जाए तो पंडित नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। अब होता है कि जब समिति का स्थापना हो गई तो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आखिर ये सफल क्यों नहीं हुआ। तो देखो, सफल न होने के पीछे रीजन क्या था। अब इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां ये आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो, ये 1938 की बात है, और आप सभी को पता है कि 1939 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, पता है ना। और 1939 में आप देखोगे तो एक और बहुत बड़ी हमारे यहाँ घटना घटती है। वो घटना था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की यदि पद की हम चुनाव की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद का चुनाव हुआ था। उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का पार्टी से जीत गए थे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे जीत गए थे। वहीं महात्मा गांधी जो थे, ये गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारामैया का आपने नाम सुना होगा, तो पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने गांधी जी ने प्रोजेक्ट किया था, जिसके बाद पट्टाभी सीतारामैया बुरी तरह से हार गए, सुभाष चंद्र जीत गए। उसके बाद गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि पट्टाभी सीतारामैया के जो हार थी वो हमारा व्यक्तिगत क्षति है, व्यक्तिगत हमारी हार है। और जिसके बाद फिर आपने ये भी देखा होगा कि सुभाष बाबू जो थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने कांग्रेस के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दे करके फिर आपको पता है ना कि ये देश को छोड़ के चले गए। और आगे जब छोड़ के चले गए तो ये आज़ाद हिंद फौज जो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा स्थापित सिंगापुर में थी, उसके इनको नेतृत्व दे दी जाती है। क्लियर हुआ? तो इस दौर में क्या था कि यह पहली बात कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, भारत को जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा उसमें ढकेल दी गई थी या इन्वॉल्व करा दी गई थी। दूसरी बात कि हमारे यहाँ राजनीति भी उथल पुथल चल रहे थे, और यही चुनौतियां होने के कारण हमारा जो कांग्रेस जो प्लान थी, ये कांग्रेस प्लान सफल नहीं होता है। मैंने क्लियर हो गई? तो आपसे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आखिर क्यों नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारे चीज़ों पर इसमें हम डिस्कस कर सकते थे, जैसे इसमें औद्योगिकरण पे भी बात किया गया, इसके आधार पर जो हमारे आर्थिक और सामाजिक विषमताएं होती है, जो विकास होता है, उस पर बात की गई। लेकिन असफलता होने के कारण हमारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी गतिविधियां थे, तो कुछ क्षेत्रीय भी गतिविधियां थे। तो ये दोनों के कारण अंततः हमारा कांग्रेस प्लान जो था असफल हुआ, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई, और इस समय सुभाष चंद्र बोस जो थे 1939 में 1939 में, एक साल के बाद उन्होंने देश को त्याग दिए, और त्याग करके उन्होंने सिंगापुर चले गए। आज़ाद हिंद फौज की दस्ता जो था इनके हाथों में चली जाती है, और इस तरह से ये कहीं ना कहीं जो संस्था था एक नेतृत्वहीन हो जाता है, और इस तरह से कांग्रेस प्लान जो थी समाप्त होती है। अब जैसे बता दूं कि कांग्रेस की प्लान समाप्त होती है, इसी के बाद एक हमारा अगला प्लान होगा जिसे हम लोग कहेंगे बॉम्बे प्लान। ध्यान देना, तो हमारा कैमाई प्लान हमने पढ़ लिया बेटा, तो ये हमने 3 प्लान पढ़ लिया। अगला हम चौथा प्लान पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा चौथा जो हमारा प्लान रहेगा उसको हम पढ़ेंगे बॉम्बे प्लान। ठीक है, यानी बॉम्बे प्लान हमारा क्या था। तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया। पहली बात समझ में आया? बॉम्बे प्लान आपसे पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान कब आया,
तो बॉम्बे प्लान जो था हमारा 1944 में हमारा बॉम्बे प्लान आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन होती है कि जो बॉम्बे प्लान हमारी आई थी, ये बॉम्बे प्लान को उस समय क्या नाम था, ठीक है। तो देखिएगा, अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया का नाम सुना होगा, ठीक है। अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ये हम कह सकते हैं टाइटल, ठीक है। नाम से बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, या कहेंगे प्रस्तुत किया, और इसी जो प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया जो थी, इसी प्लान को यदि देखा जाए तो हम बॉम्बे प्लान के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि यहाँ पर हम कितने बताए, 8 उद्योगपति, ध्यान देना, 8 उद्योगपति जो थे, ये 8 उद्योगपति के द्वारा इस प्लान को, या कह सकते हैं कि चीज़ों को लाया गया। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर 8 उद्योगपति कौन थे, क्योंकि आपसे एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उन 8 उद्योगपति के आप नाम बताएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो 8 उद्योगपति थे, 8 उद्योगपति कौन थे। तो ये बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे, और इन्होंने एक प्लान कह सकते हैं, या एक टाइटल के नाम से इन्होंने भारत की और बॉम्बे का जो अर्थव्यवस्था था, इसे मजबूत करने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट का नाम था अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, और ये 8 उद्योगपति के द्वारा उठाई गई कदम थी। और मायने से 8 उद्योगपति हैं, तो इनका भी फोकस जो होगा वो देश में औद्योगिकरण के विकास पर ही फोकस रहा होगा। तो इसमें जो सबसे पहला जो व्यक्ति थे, JRD टाटा का नाम सुना है, तो JRD टाटा जो थे, ये JRD टाटा इसके पहले सदस्य थे, यानी 8 की बात करेंगे। तो दूसरा जो था साहब, तो GD बिरला के नाम सुने होंगे, GD बिरला, ऐसे बिरला सीमेंट एंड गोल्ड के भी नाम आपने सुना होगा। तो इसमें जो थे, दूसरा नाम जो आता है GD बिरला का आता है। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, एक तीसरा व्यक्ति का नाम है, या कह सकते तीसरे सदस्य हो गए, ठीक है। फिर लाला श्रीराम, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम स्पीड में हम लोग चलेंगे, आगे बढ़तेंगे, ठीक है। लाला श्रीराम, कस्तूरभाई रंग भाई, या कहीं कहीं आपको रंग भाई की जगह राजन भाई भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, कस्तूरभाई, रंग भाई, या कहीं कहीं रंग भाई या लाल भाई आपको मिलता है, चलो लाल भाई कर दे, तो कहीं कहीं तो आपका कस्तूरभाई, लाल भाई, ये पूरा नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। ऐसा नहीं समझिएगा कि कस्तूरभाई कोई अलग है, लाल भाई कोई अलग, एक ही व्यक्ति का नाम है, जो कि कस्तूरभाई लाल भाई के नाम से वो जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद आरदेशियर दलाल, जॉन मथाई के नाम आपने सुना होगा, जॉन मथाई। एक और इसमें थे, आपको इसराफ नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो जॉन मथाई के अलावा एक व्यक्ति का नाम था एडी श्राफ। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ये 8 जो थे, ये 8 उद्योगपति थे, ठीक है। और इस 8 उद्योगपति के द्वारा जो था एक प्रपोजल लाई गई थी कि देश के विकास में, और इनका मुख्य रूप से यदि फोकस की बात करें तो उद्योगपति थे, तो इनका फोकस क्या होगा, औद्योगिकीकरण। फिर इनका भी बात करेंगे, औद्योगिकीकरण, यानी देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग को लगाना। यही कारण था कि बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे, बॉम्बे के क्षेत्रों में इनके द्वारा सबसे ज़्यादा उद्योग लगाए गए, और यही कारण थी कि उस समय से आज तक बॉम्बे और गुजरात, क्योंकि इस टाइम में आप देखेंगे तो 1944 में जब बॉम्बे प्लान आया, तो इस दौर में बॉम्बे में ही गुजरात था, क्योंकि बॉम्बे यानी जो महाराष्ट्र हम लोग कहते हैं, तो बॉम्बे पर प्रेसिडेंसी हुआ करता था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1960 में गुजरात जो है भाषा के आधार पर अलग होती है,
यानी 1960 तक गुजरात जो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही अंग था। आज हमें उसे मुंबई कहते हैं, महाराष्ट्र कहते हैं। तो ये 1960 में वो अलग होता है। ये कारण थी कि जब यहाँ 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे के क्षेत्रों में जब इन्होंने उद्योग लगाने की बात की, इन्वेस्टमेंट करने की बात की, तो पता चला कि ये पूरा केवल बॉम्बे नहीं गुजरात के इलाका तक भी डेवलप हुआ। यही कारण है कि आज भी गुजरात और महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा उद्योग वाला क्षेत्र है, या उद्योगपति जो हैं वो देश में सबसे ज़्यादा यदि रहते थे यही दोनों क्षेत्रों में रहते हैं। क्लियर हो गया। अब इस क्षेत्र में यदि देखा जाए तो इसमें कहा गया था मेरे प्यारे बच्चों कि 15 वर्षों में जो हमारा प्रति व्यक्ति आय होगा, ठीक है, 15 वर्षों में 10 वर्षों, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। तो हुआ था कि 15 वर्षों में हमारा जो राष्ट्रीय आय होगा, तो हम राष्ट्रीय आय और यहां कर देते हैं प्रति व्यक्ति आय, और ये दोनों के लिए जो टारगेट किया गया था, तो कहा गया था कि 15 साल में 15 ईयर्स में हमारे देश का जो राष्ट्रीय आय होगा, इसे कहा गया कि हम 3 गुना कर देंगे, यानी 3 टाइम्स कर देंगे, और देश का जो प्रति व्यक्ति आय होगा उसको हम 2 गुना कर देंगे। तो इस समय यदि देखा जाए तो 65 रुपया लोगों का प्रति व्यक्ति आय था, जिसे बढ़ा करके 130 रुपया करने की बात इसमें की गई थी, क्योंकि 15 साल का यहाँ पर टारगेट रखी गई थी। तो ये 8 जो उद्योगपति थे इनके द्वारा स्टेटमेंट को जारी किया गया। और ये जो टोटल हमारी जो योजना था, तो आप कहेंगे योजना के जो इस समय जो लागत था, यानी टोटल जो कॉस्टिंग आया इस योजना को लाने में, जो बॉम्बे हमारी प्लान आई, तो इस समय इस योजना के जो टोटल लागत लगे थे वो 10,000 करोड़ रुपया लगा था। कहा गया था कि लगभग 10,000 जो हमारा करोड़ रुपया होगा, 1 करोड़ का हम निवेश करेंगे 15 वर्षों में, ठीक है, 10,000 करोड़ 15 वर्षों में खर्च करके औद्योगिक विकास किया जाएगा, देश को आत्मनिर्भर किए जाएंगे, लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, और इस तरह से भारत जो होगा उस समय तक जो ब्रिटेन के खाद्य या ब्रिटेन के कह सकते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं भारत निजात आएगा, या भारत को बाहर निकालने की कोशिश किया जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो बॉम्बे प्लान था, यह बॉम्बे प्लान भारत के इतिहासों में यदि देखेंगे तो एक बहुत बड़े इतिहास रहा, और आज भी ये दोनों जो क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा भारत में औद्योगिकरण के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़े हैं, क्योंकि यह 8 उद्योगपतियों के द्वारा शुरू किया गया एक कह सकते हैं कारण थे, या कह सकते हैं कदम थी। ठीक है, अब होता है जैसे ही हमारा बॉम्बे प्लान होता है, तो बॉम्बे प्लान को जैसे समाप्त होती है तो इसके बाद एक और हमारा आता है, ये है 1944-45 में। देखिएगा तो 1944-45 में एक और योजना आता है जिसका नाम है पीपल प्लान। ठीक है, तो मे भी ये कैवा हो जाएगा बाबू लोग, 5वां पे आते हैं। तो 5वां जो हमारा होगा वो हम कहेंगे पीपल्स प्लान। क्या होगा भैया? वो पीपल्स प्लान होगा, जिसे आप जन नियोजन कहेंगे या जन प्लान भी आप कहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जन प्लान जो आया, पीपल प्लान आया, ये पीपल प्लान जो लाने की जो मकसद थी, ये भी आपका 1944 में ही इसको भी लाई गई थी। और उस समय देखिएगा तो लाया गया था इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर बॉम्बे योजना, इंडियन फेडरेशन ऑफ बॉम्बे लेबर योजना, बॉम्बे लेबर योजना, ये शीर्षक कह सकते हैं या टाइटल कह सकते हैं। इस नाम से एक योजना को कह सकते हैं प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इस नाम से जो योजना को प्रस्तुत किया गया, तो इसको प्रस्तुतकर्ता जो थे, ये बार बार आपसे पूछेगा, वह होगा आपका M.N. रॉय। ठीक है, यानी M.N. रॉय के द्वारा एक बॉम्बे प्लान के बाद एक योजना लाई गई जिसका नाम था इंडियन फेडरेशन ऑफ बॉम्बे लेबर योजना। और ये जो लाई गई थी M.N. रॉय के द्वारा, मैं बता दूं कि M.N. रॉय जो थे, सबसे पहले यह एक कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है, यह एक कम्युनिस्ट जो लीडर होता है, क्योंकि यह पहले भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने हिटलर और लेनिन से मिलने के लिए यह विदेश गए थे, चाहे हम जर्मनी की बात करें, हम फ्रांस की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जा करके मिले थे। और इस दौर में यदि देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा, यदि हम उद्देश्यों की बात करें, तो इनका उद्देश्य था, या हम कह सकते हैं कि जो प्लान लाई गई थी, यह 10 वर्षों का प्लान था। ठीक है, ये 10 वर्षों का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध होगा,
भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किए जाएंगे। तो ये 10 साल की एक हम कह सकते हैं प्लान को लाया गया था। और इसके अंतर्गत यदि हम इसका टोटल लागत की बात करें तो इस जो हमारा टोटल ये जो योजना थी इस पर कहा गया था कि लगभग 15,000 करोड़ रुपया जो होगा। तो इसमें कहा गया कि टोटल हम 15,000 करोड़ रुपया का हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कहेंगे कि 15,000 करोड़ लगा करके इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा 10 वर्ष में। और इनका जो सबसे ज़्यादा फोकस था वह फोकस था कि जैसे हमारा कृषि होता है ना, तो कृषि क्षेत्र का यदि देखा जाए तो कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर देना, राष्ट्रीयकरण करना, जिससे कि हम कह सकते हैं जो श्रमिक दल होते हैं, क्योंकि कम्युनिस्टिक नेता थे तो ये श्रमिकों के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहे होंगे। तो इनका ये कहना था कि श्रमिक जो होते हैं, श्रमिकों का या श्रमिकों को उचित उनका अधिकार भी दिया जाए। ठीक है, अधिकार की भी बात की गई थी, श्रम और श्रमिक के बराबर की बात की गई थी। तो यह जो थे एम.एन. रॉय जी के द्वारा पीपल्स प्लान के माध्यम से की गई कि भारत में जो है खास तौर पर जो लेबर क्लास के जो लोग थे उनका भी कहीं ना कहीं उन्नति होना चाहिए, उनका भी एक विकास होनी चाहिए। और इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक पीपल्स प्लान जो था एम.एन. रॉय के द्वारा लाई गई, जिसे इंडियन फेडरेशन ऑफ बॉम्बे लेबर योजना के नाम से जानते हैं। बाबू यहाँ तक क्लियर है? संदेशी और जो जुड़े हैं बाबू, काफ़ी डेप्थ में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है? अब यदि हमारा पीपल्स प्लान आपको क्लियर है तो एक और योजना और बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक हमारा होगा गांधीवादी योजना यानी गांधीयन प्लान। ठीक है, यानी छठा जो होगा वह होगा आपका गांधीवादी योजना। देखिए गांधीवादी जो योजना था जिसे आप गांधीयन प्लान कहेंगे, तो ये जैसे हमारी योजना जब आती है, पीपल्स प्लान जो आता है, तो पीपल्स प्लान के ठीक जस्ट बाद आप देखेंगे इसी दौर में 1944 में ही 1944 में ही एक और योजना आता है जिसका नाम था गांधीवादी योजना। एक्चुअली गांधीवादी जो योजना थी, ये गांधीवादी योजना एक गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित एक व्यक्ति थे। ठीक है, और वह जो थे वर्धा के नाम आपने सुना होगा, वर्धा एक कॉमर्शियल कॉलेज है और उसी के प्रिंसिपल जो थे उनका नाम था एस.एन. अग्रवाल। ठीक है, कौन थे? एस.एन. अग्रवाल, याद रखेंगे। तो जो एस.एन. अग्रवाल जो थे, ठीक है, यह वर्धा कॉलेज या वर्धा कॉमर्शियल जो कॉलेज है, ये वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इसे लाया गया। दूसरी बात यदि देखा जाए तो गांधीवादी विचार के व्यक्ति थे, या कहेंगे कि गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। और इन्हीं के द्वारा एस.एन. अग्रवाल जी के द्वारा एक गांधीयन प्लान को लाया गया। क्योंकि यदि देखा जाए तो गांधीयन प्लान इसलिए लाई गई कि अभी तक गांधी जी का जो सपना था, गांधी जी का सपना अभी तक साकार नहीं हुई थी। इनको लगा कि चलो गांधी जी के सपना को हमें साकार करना है। तो इसमें क्या हुआ, यदि हम इस योजना के उद्देश्यों की बात करेंगे और गांधी के विचार से ओतप्रोत है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं करा दूँ कि इस योजना में, यहाँ पर लिख देता हूँ, इस योजना में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पर गांधी योजना है यानी महात्मा गांधी भी यहाँ पर शामिल थे, ऐसा नहीं था। पहली बात, इसका जो उद्देश्य था बाबू लोग, यह था जो हमारा कुटीर उद्योग जो होता है, एक कुटीर उद्योग की स्थापना, क्योंकि गांधी जी का बात हो गया, गांधी जी के सपना की बात हो गया। हम कहेंगे कि हथकरघा जो उद्योग होता है, फिर हो जाएंगे तो हथकरघा उद्योग आप कहेंगे, ग्रामीण, ऐसे लिखता हूँ, ग्रामीण विकास, ठीक है, गाँव का विकास, कृषि विकास, हथकरघा उद्योग आदि। इनका भी वही था कि गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। और इस तरह से यदि देखा जाए तो गांधीयन प्लान जो थी एस.एन. अग्रवाल साहब ने लेके आए। अब इसके बाद आपको बता दूं कि अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो एक और इसके बाद हमारा छोटा सा एक योजना पढ़ना होगा,
उसके बाद प्लानिंग कमीशन के हम जन्म दे देंगे, निर्माण कर देंगे। ठीक है, ये सारे हम बैकग्राउंड आपको बताते हैं, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आती है। अब इसके बाद जो 7वां या 6ठा कैवा नंबर होगा, आई थिंक 7वां होगा, 7वां। ठीक है, तो 7वां जो हमारा होगा उसका नाम है बुआ सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना। और ये जो सर्वोदय हमारी योजना थी यह 1950 में लाया गया। ठीक है, और इस सर्वोदय योजना लाया गया किसके द्वारा, यानी सर्वोदय योजना का प्रस्तुतकर्ता जो थे, ये प्रस्तुतकर्ता जो थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। एक बिहारी आ गया साहब, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने, देखो नाम है सर्वोदय, यानी सर्व प्लस उदय। और सर्व का मतलब ही होता है सभी, और उदय का मतलब होता है सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। आज भी आप सुन रहे हैं ना, तो यही हमारा सर्वोदय का मुख्य मीनिंग था, यानी सभी का विकास हो, सब आगे बढ़ें। और इसको ले करके सुबह कहेंगे कि कहीं न कहीं जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे, इन्होंने प्रधानमंत्री, इस समय देखिएगा तो इन्होंने इससे लगभग देखेंगे 14-15 जो पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट्स के माध्यम से देश के विकास हेतु एक योजना प्रस्तुत किए। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि इसमें जो भी फोकस किया गया था, यह फोकस जो था वह था गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा की स्थापना। और इतना, जैसे हम गांधीवादी विचार लिख दिए, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि गांधी का सपना जो था गांव पे ही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब सर्वोदय प्लान 1950 में जयप्रकाश बाबू के द्वारा लाई गई, इनका लक्ष्य था, इनका सपना था कि कम से कम समय में भारत को हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिससे कि देश के अंदर जो हमारा सामाजिक आर्थिक जो इनइक्वालिटी होता है, इस इनइक्वालिटी को हमें ख़त्म करनी होगी। और इसको लेकर के इस समय यदि देखा जाए तो देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, ये देश के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये नेहरू जी के सामने इन्होंने जब इसे प्रस्तुत किए और इन्होंने पॉइंट्स बताया कि यदि देश का आप विकास चाहते हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है सर्व उदय, यानी सभी का विकास हो, सबका उदय हो, और इस गतिविधियों को यदि आप मानते हैं तो बहुत कम से कम समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो गांधी जी, यदि जयप्रकाश नारायण जी जब इन्होंने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि इनके टोटल 14-15 जो इन्होंने पॉइंट्स में भारत के विकास की एक जो गाथा होती है, एक जो कहानी होती है, इसको जो इन्होंने लिखा था कि आने वाला हमारा भारत कैसा होगा, हमें किस किस क्षेत्रों में ज़्यादा से काम करनी होगी, कौन कौन क्षेत्रों पे हमें ज़्यादा फोकस देना होगा, जिससे कि भारत दुनिया के अन्य राष्ट्रों के बराबर कर जाए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने इनके सारे 15-14 पॉइंटों को नहीं मान के एक आध दो इनका जो पॉइंट्स था उसको मानते हैं पंडित नेहरू। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा नहीं स्वीकार करते, 1-2 पॉइंट मानते हैं, और मानने के बाद हमारे भारत में जो था योजना आयोग की स्थापना हो जाती है। यानी अब हम डायरेक्ट यहाँ से आते हैं अब योजना आयोग। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ लिखते हैं अब योजना आयोग। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही हमारा भारत में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो सर्वोदय जब प्लान आती है, तो सर्वोदय प्लान के बाद हमारे यहाँ योजना आयोग की स्थापना शुरू होती है। तो सबसे पहले योजना आयोग की यदि हम स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना जो था वह आपका 15 मार्च, ठीक है, 1950 को किया गया था। और ये योजना भवन के याद रखिएगा, ये आपका योजना भवन आपका नई दिल्ली में है, तो योजना भवन नई दिल्ली में इसे स्थापना कर दिया गया। क्लियर हो गया। अब जैसे इसकी स्थापना कर दी गई, अब होता है कि यह हमारी संस्था से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होती है कि यह हमारी संस्था कैसी है। तो यह सबसे पहले हम कहेंगे कि यह एक गैर संवैधानिक
निकाय है, क्योंकि इसके बारे में हमारा संविधान में कोई चर्चा नहीं है। क्लियर हुआ? हम कह सकते हैं कि यह हमारे देश में यदि देखा जाए तो गैर संवैधानिक के साथ साथ इसको आप कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, आप इसे बॉडी भी कह सकते हैं। आप इसे दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि हमारा जो योजना आयोग जो है, यह योजना आयोग हम कह सकते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एक बॉडी है। जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हमारा जो रहा है यह थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट रहा है, यानी सरकार के यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली एक संस्था रही है। तो इस तरह से हम यदि देखें तो इसका क्वेश्चन का आपको सारे हमने एक जगह जवाब देने की कोशिश किया है। ठीक है, अब होता है कि योजना आयोग की यदि देखा जाए तो योजना आयोग की स्थापना करने का जो हमारा जो प्रमुख जो उद्देश्य था, यह प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखो बाबू, उद्देश्य ये था इसकी स्थापना करने के पीछे कि जो भी हमारे संसाधन हैं, ये संसाधनों का, ठीक है, संसाधनों का उचित हमारा उपयोग हो सके। उपयोग करना कहेंगे हम, कह सकते हैं देश से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा का उन्मूलन करना, उन्मूलन हमारा लक्ष्य था। देश में हम कह सकते हैं हमारा कृषि जो है, कृषि का विकास हमारा एक उद्देश्य था। हम कह सकते हैं इसके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, आप कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण करना हमारा एक लक्ष्य था। हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से जो तकनीकी शिक्षा होता है, तकनीकी सुधार करना हमारा काम था। इसके माध्यम से कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक जो विषमता होती है, वो सामाजिक आर्थिक, ठीक है बुआ, आर्थिक विषमता कम करना, ये सारे हमारा उद्देश्य थे। और इन सभी लक्ष्यों को लेकर के भारत जो है योजना आयोग की स्थापना अंतिम रूप से 15 मार्च 1950 को कर देता है। मजा आ रहा है सबको? आप लोग बताओ, मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स में? कमेंट करो भैया, समझ में आ रही है? बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब होता है कि योजना आयोग को यदि बात करते हैं तो आगे की बात करेंगे। तो देखो, योजना आयोग की तो स्थापना भी होगी, इसका काम भी हमने बता दिया। अब होता है कि हमारे योजना आयोग के सदस्य और अध्यक्ष ये सब कौन होते हैं? तो देखो, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष इसके होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। ठीक है, पदेन प्राइम मिनिस्टर, यानी देश के जो प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग के आपके अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, और 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझना। पहला तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार ये पूछी गई है कि बताइएगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए और इसके अंतिम अध्यक्ष कौन हुए। क्लियर हुआ? पहले अध्यक्ष और अंतिम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो बाबू लोग बताता हूँ, पहले जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू जी हो गए, या पंडित जवाहरलाल कर देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जो हुए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इसको स्थापना किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले हो गए। और अंतिम यदि आपसे पूछता है तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जो हो जाएंगे इसके अंतिम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे। उपाध्यक्ष, तो आपको बता दूं, उपाध्यक्ष जो होते हैं इनकी जो नियुक्ति होता है, नियुक्ति पीएम करता है, प्रधानमंत्री करता है। पहली बात ये हो गई। अब इस तरह से यदि देखा जाए तो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उपाध्यक्ष से भी हमारा 2 क्वेश्चन आएगा। और सबसे पहला तो आपका उपाध्यक्ष से क्वेश्चन ये होगा कि इसका पहला उपाध्यक्ष कौन हुआ और इसका अंतिम उपाध्यक्ष कौन हुआ। बार बार एग्जाम में पूछती है, इसके पहले उपाध्यक्ष, इसके अंतिम उपाध्यक्ष के आपको नाम बताना है। तो देखो, पहले जो इसके उपाध्यक्ष थे वह गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है, और दूसरा यदि देखा जाए, अंतिम देखा जाए, तो ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया रहे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है,
मोंटेक्सी अहलूवालिया इसके जो है अंतिम अध्यक्ष रहे। मीनिंग क्लियर हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज अब हमको याद रखना है एग्जाम के लिए कि ये जो यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष, इनका स्टेटस जो होता है वह कहेंगे, इनका स्टेटस यानी इनका जो दर्जा होता है वह कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर, कैबिनेट मंत्री के बराबर इनका स्टेटस होता है। तो इस तरह से भारत में योजना आयोग के ये हमारे एक अध्यक्ष हुए, एक उपाध्यक्ष हुए। अब होता है प्रश्न एक और कि बताओ इसके सदस्य कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनेगा ना। तो देखो बउआ, इसका जो सदस्य होते हैं और राज्यों के जो भी वित्त मंत्री होते हैं, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, वे इसके सदस्य होते हैं। क्लियर हो गया, वे इसके सदस्य होते हैं। तो ये हमारा योजना आयोग। अब योजना आयोग की स्थापना तो हो गई, इसका एक प्रमुख कारण भी बताते हैं स्थापना का। मुख्य यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो मुख्य यहीं पर जैसे उद्देश्य नहीं, इस उद्देश्य में करता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पंचवर्षीय योजना जो होती है, यहाँ पर लिखता हूँ, पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट था यानी प्रारूप था, का ड्राफ्ट तैयार करना, तैयार करना। तो इसका प्रमुख यदि हम लक्ष्यों की बात करें, उद्देश्यों की बात करें, तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य रहा था, यह उद्देश्य था कि देश के लिए, भारत के लिए जो हमारे पंचवर्षीय जो योजना होती है, इस पंचवर्षीय योजना को हमें स्थापना करना है। या पंचवर्षीय योजना जो संस्था होती है, पंचवर्षीय योजना के लिए जो भी हमारा ड्राफ्ट होता है, नीति का निर्माण होता है, या कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन जो तैयार किए जाते हैं, इसे तैयार करने के लिए हमारे भारत में योजना आयोग जैसी संस्था को 15 मार्च 1950 को स्थापित कर दिया गया है। अब इससे सारे जितने भी किए हैं, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पता नहीं कितने बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया है कि बताइए भैया पहले अध्यक्ष कौन थे। गुलजारी लाल नंदा से कितने बार क्वेश्चन दागे गए हैं। अभी मोंटेक्सी अहलूवालिया बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि मोंटेक्सी अहलूवालिया से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। अब क्वेश्चन दागा गया है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष का जो दर्जा होता है किस आधार पर होता है, किस लायक होता है। तो देश का जो हमारा कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के बराबर इनको जो होता है स्टेटस प्राप्त होता है, और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को देखिएगा तो रियल में यदि देखा जाए तो रियल में कर्ता धर्ता होता है। कर्ता धर्ता जो रियल जो होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो दूसरे कामों में इन्वॉल्व रहता है, उनके पास तो समय होते नहीं है। रियल देखा जाए तो देश में कर्ता धर्ता कोई है योजना आयोग का, तो वह था हमारा उपाध्यक्ष, क्योंकि उपाध्यक्ष के ही नेतृत्व में सारे गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे डेटा आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा, और हमें लगता है कि आपका पूरा क्वेश्चन आराम से बन रहे होंगे। तो एक बार हमें कमेंट करेंगे, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, अब यहां तक क्लियर है तो योजना आयोग के साथ और एक संस्था की बात करेंगे, और एक संस्था का नाम हमारे यहाँ एक आता था, वह एनडीसी था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो एक और आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको आप एनडीसी बोलेंगे, नेशनल डेवलपमेंट, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ एनडीसी जो था, इसकी यदि हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हमारा अगस्त 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ। और यह भी यदि देखा जाए तो यह भी हमारा एक गैर संवैधानिक, यदि देखा जाए तो गैर संवैधानिक इसका निकाय होता था। ठीक है, यह भी आप कहेंगे कि यह एक तरह से, क्योंकि इसके लिए भी संविधान में कोई चर्चा नहीं किए गए हैं, और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं बाबू लोग, इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, और इसका भी उपाध्यक्ष जो होगा, ठीक है, वह पीएम के द्वारा नियुक्त होगा, पीएम द्वारा नियुक्त होगा। इज इट क्लियर। अब प्रश्न होता है कि सर एनडीसी का कार्य क्या है। तो एनडीसी का कार्य बस बहुत नॉर्मल था कि योजना आयोग के द्वारा जो भी हमारा पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट होता है, जो ड्राफ्ट तैयार की जाती है, उस ड्राफ्ट का मूल्यांकन करना, उसे इवेलुएट करना, उसे जांच करना कि वह ड्राफ्ट सही है या गलत है। लेकिन बड़ा मजेदार बातें यहाँ पर एक होगी जो बताऊंगा। तो इसका कार्य था योजना आयोग द्वारा
योजना आयोग द्वारा बनाई गई या तैयार की गई पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट का मतलब हुआ प्रारूप की जांच करना या कह सकते हैं मूल्यांकन करना। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि जो हमारा योजना आयोग के अध्यक्ष होता है वही हमारा एनडीसी का अध्यक्ष होता है, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होता है वही हमारा एनडीसी का उपाध्यक्ष होता है, जो योजना आयोग के सदस्य होता है वही हमारा एनडीसी का सदस्य होता है। यानी जो बना रहा है वही जांच भी कर रहा है। सोचने वाली बात है, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। हम ही बना रहे हैं, मतलब उस संस्था से भी हम सैलरी ले रहे हैं, और बनाने के बाद इस संस्था में फिर हम ही बैठ रहे हैं, और बैठ करके जो हमने बनाया था उस ड्राफ्ट को हम ही जांच भी कर रहे हैं। क्या मजाक बन गया है। और इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे योजना आयोग के द्वारा बनाई गई जितने भी हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान के जो ड्राफ्ट तैयार किए जाते थे, ये सारे ड्राफ्ट को जांच करने का काम एनडीसी को दी गई थी। और एनडीसी का जो भी चेयरमैन होता था, डेप्यूटी चेयरमैन होते थे, जिससे मेंबर्स होते थे, ये सभी वही होते थे जो योजना आयोग में होते थे। अब ये दोनों जो संस्था था घालमेल करती थी। देश के विकास में समय तो लगते थे, एक्सपेंडिचर तो होते थे, खर्च तो होते थे, लेकिन देश को जितना विकास चाहिए था, जितना विकास के लिए हम कहीं ना कहीं आशावादी थे, एक्सपेक्टेशन रखते थे, हम कहीं ना कहीं उस विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रह रहे थे। और यही कारण थी कि अंतिम रूप से भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्लानिंग कमीशन और एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल होती है, ये दोनों संस्थाओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खत्म कर दिया और खत्म करके एक नई संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है नीति आयोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम लोग पहले आ जाते हैं नीति आयोग की बात कर लेते हैं, फिर हम पंचवर्षीय योजना पे आ जाएंगे बाबू लोग। तो अब हमारे यहाँ जो आ गई है, अब ये दोनों को हटा करके अब हमारे देश में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है नीति आयोग। क्लियर हो गई? देखो बाबू लोग, नीति आयोग का सबसे पहले फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह आपका इसका एक फुल फॉर्म हो गई। नीति आयोग का 2-3 पॉइंट पहले देखते हैं, याद करते हैं। इसकी जो घोषणा हुआ था पहली बार, यह घोषणा हुआ नीति आयोग की स्थापना की जो घोषणा हुई थी वह आपका डेट जो था वो 15 अगस्त था, यानी 15 अगस्त 2014 लाल किला बाई पीएम मोदी के द्वारा। और इसकी स्थापना की बात किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए, तो यह इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति भवन नई दिल्ली में इस संस्था का निर्माण कर दी गई है। क्लियर हो गया? अब होता है कि जो नीति आयोग है यह कैसी संस्था है, तो फिर उसी बातों को हम लोग करेंगे। तो नीति आयोग जो है बाबू लोग, यह भी एक हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, यह भी एक हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। यह भी एक हमारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये भी आप कहेंगे कि यह एक ऐसी संस्था है जिसे हम कहते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ये नीति आयोग के अध्यक्ष आपका पदेन प्रधानमंत्री जो होगा वो प्रधानमंत्री होंगे, यानी वर्तमान और पहले, वर्तमान प्लस पहले दोनों अभी देखा जाए
तो नरेंद्र मोदी ही रह गए, क्योंकि मोदी जी ही इसको स्थापना किए। इसका जो उपाध्यक्ष जो होता है, इसका उपाध्यक्ष जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह होता है पीएम के द्वारा नियुक्त, पीएम के द्वारा नियुक्त होगा। और इस तरह से यदि देखा जाए तो पहले जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, तो पहले इसका जो उपाध्यक्ष थे उसको एग्जाम में बार बार पूछेगा। तो पहले इनके उपाध्यक्ष जो थे वे थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। और अभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए अरविंद पनगड़िया वर्तमान क्या है, तो अरविंद पनगड़िया आपका वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग जो अभी चल रही है तो आयोग के अभी अध्यक्ष हैं। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने से पहले यह बिहार में जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो इंटरनेशनल नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसके ये वाइस चांसलर थे। और ये एक्चुअली मोदी के काल में 2015 में हमारे नीति आयोग की स्थापना हुई, तो इनको यह एक अर्थशास्त्री भी हैं और इनको भारत के नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाई गई। लेकिन बीच में इनको मोदी जी के साथ थोड़ा अनबन चला, जिसके कारण इन्होंने देश छोड़कर फिर अमेरिका में जाकर के अपना प्रोफेसर के काम करने लगे थे। लेकिन पुनः आप देखेंगे तो यह 2023 में के अंत में भारत आते हैं और उसके बाद इनको बना दी गई थी बिहार में जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की इनको चांसलर बनाई गई। और अभी वर्तमान में 16वें जो हमारा 16th फिनांस कमीशन जो बना है, जो रिपोर्ट भी सबमिट कर चुकी है, तो 16वें वित्त आयोग के इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, अब होता है तो ये पहले हो गए। अब आपसे यदि ये पूछ दिया जाए कि इसका वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान है सुमन बेरी के नाम सुना है, तो सुमन बेरी जो है ये वर्तमान उपाध्यक्ष है। ठीक है, नीति आयोग में एक इंपॉर्टेंट हमें और याद रखना होगा, इसका एक सीईओ होते हैं। ठीक है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो बीवीआर सुब्रमण्यम अभी हैं, सुब्रमण्यम अभी वर्तमान में है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन खूब दागती है। ठीक है, तो अभी वर्तमान यदि सीईओ देखा जाए नीति आयोग के तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। और इस तरह से हमारे नीति आयोग जो है, अब नीति आयोग काम कर रही है। तो नीति आयोग में 3-4 पॉइंट आप लोग जल्दी जल्दी से याद कर जाओ, जो एग्जाम में पूछेगा। तो पहला हमारा होगा अध्यक्ष के नाम बताना है और उपाध्यक्ष का नाम बताना है, और एक हमने यहाँ सीईओ के नाम दिया। ठीक है, अब इसमें भी हमने वर्तमान प्लस पहले कर दिया मोदी को, उपाध्यक्ष पीएम के द्वारा यहाँ भी नियुक्त होगा, और यहाँ पर भी जो होंगे एक कैबिनेट मंत्री के बराबर इनको दर्जा रहेगा। और इस तरह से पहले जो उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगड़िया रहे, जो 16वें वित्त आयोग के भी वर्तमान अध्यक्ष हैं, और वर्तमान उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी जी हैं, और सीईओ जो हैं वो बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। इज इट क्लियर? अब देखने वाली बात है कि आखिर नीति आयोग क्या करती है। तो देखो, नीति आयोग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो नीति आयोग जो है ये रिप्लेस्ड किया है, रिप्लेस्ड योजना आयोग, यानी योजना आयोग के स्थान पर हमारे देश में अब नीति आयोग काम कर रही है। इसमें भी जो आपको मैं बता दूं, तो योजना आयोग में किसी भी प्रकार का टेम्परेरी मेंबर का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन नीति आयोग में हमारा टेम्परेरी मेंबर का कंसेप्ट है। यूनिवर्सिटी से, रिसर्च सेंटर से, या किसी भी क्षेत्रों में यदि आप अपने आप को एक्सपर्टाइज हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे कह सकते नॉलेज है, तो सरकार आपको जो है एक टेम्परेरी मेंबर के रूप में रख सकती है। क्लियर हो गई? दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो नीति आयोग में के नीचे कोई ऐसी संस्था नहीं है कि नीति आयोग के द्वारा कोई भी पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा और उसका जांच जो है कोई और संस्था करेगी, बल्कि नीति आयोग की जो अध्यक्षता किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं या राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वे इसके पदेन सदस्य होते हैं। उसके अलावा भी देखा जाए तो भारत के कुछ कैबिनेट मंत्री को भी इसके पदेन सदस्यों की श्रेणी में रखा गया, जैसे बाल और महिला विकास जो हमारी होती है, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि देश में महिलाओं का विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया है, जितना बच्चों का विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो इसमें हम कहेंगे कि देश का वित्त मंत्री जो होता है, देश का हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होता है, पंचायती राज मंत्री आप कह सकते हैं, कृषि मंत्री जो हमारे होते हैं, तो ये सभी जो हैं जो कह सकते हैं पूरा के पूरे पोर्टफोलियो सिस्टम में आप देखेंगे तो वैसे पोर्टफोलियो सिस्टम जो देश के नागरिकों के संबद्ध होते हैं,
या देश के नागरिकों से खुद वो सेल्फ कनेक्टेड होते हैं, तो वे सारे मंत्रालय को जो है वो नीति आयोग के कहेंगे कि पदेन सदस्य के रूप में उनको बनाया गया है। इज इट क्लियर? और नीति आयोग खुद जो होती है ये पॉलिसी का निर्माण करता है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ऐसे मान लो यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठा हुआ है और इनके सामने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जो है बैठे हुए हैं, और इनका जो भी समस्या है सामने समस्याओं को रखेंगे। प्रधानमंत्री अपने 2-4 जो इनके एक्सपर्ट लोग होते हैं, अपने एक्सपर्ट लोग के बीच में प्रधानमंत्री होते हैं, सभी को फेस टू फेस ये बातों को सुनते हैं, जो भी समस्याएं होती है समस्याओं को सुनते हैं, और टू द पॉइंट एट द टाइम ऑफ दैट सर्कमस्टेंसेज अ डिसीजन हैज बीन मेड एंड टेकन। तो यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे कि यहाँ पर समस्या को रखा जाता है, अपने एक्सपर्ट जो इनके मेंबर होते हैं इसे नोट डाउन करते हैं, सुनते हैं, फिर सरकार को तुरंत इनके एक्सपर्ट ग्रुप जो होते हैं सरकार को कहेंगे कि अपने उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है, उनका जो डिसीजन होता है सरकार को देते हैं, और सरकार वहाँ पर तुरंत फैसला लेती है। यही कारण है कि कम से कम समय में अभी यदि देखा जाए तो भारत का हर क्षेत्रों का जो विकास है, यह विकास इसीलिए किया गया क्योंकि नीति आयोग जो है इसका ये नहीं है कि हम पॉलिसी बनाएंगे फिर हम ही जांच करें, कोई और जांच करेगा, जिस तरह से योजना आयोग में हम देख रहे थे। यहाँ पर एकदम क्विक जो डिसीजन होता है, क्विक डिसीजन लिए जा रहे हैं, और यही कारण है कि कम से कम समय में इधर आप देखेंगे तो देश में लगभग हर क्षेत्रों में विकास हुआ। जिस तरह जाता है एग्जाम्पल बता दो, 2016 तक हमारे भारत का मेघालय भी एक ऐसा क्षेत्र रहा है। अभी भी आप मणिपुर के इलाका में आप चले जाओ, ठीक है, मिजोरम के क्षेत्रों में चले जाइए, अभी आप वहाँ ट्रेन नहीं जाती है। तो 2016 के बाद 2-3 साल के अंदर भारत सरकार जो है अंततः आपका मेघालय तक ट्रेन की यात्रा पहुंचा दी है, ठीक है। यानी जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं भारत से अलग मानते थे, अलग थलग मानते थे। उनका झुकाव चाइना की तरफ होता था, दुनिया के अन्य राष्ट्र जो पूर्वी राष्ट्र होते उनके साथ उनका झुकाव होता था, क्योंकि देश में जो विकास होते थे केवल विकास हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम होती थी। और इसी के कारण हम कह सकते टॉप टू बॉटम का मतलब हुआ कि जो क्षेत्र या जो राज्य या जो शहर भारत में ऑलरेडी विकसित था उसी क्षेत्रों को और ज़्यादा पहचान मिलती, उसी को और विकसित किया जाता था। और जो ऑलरेडी गरीब राज्य हैं या गरीब शहर हैं उन पर सरकार के भरोसा या सरकार को उन पर ध्यान नहीं जाती थी। जैसे भारत को आज़ादी और भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है, और उस समय से आज तक हमारा बिहार जो है, उत्तर प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है, इधर बंगाल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, ये सारे राज्य आज भी गरीबी राज्य हैं। बिहार जो है बीमारू राज्य से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि जितना विकास यहाँ होना चाहिए था, संसाधन भी ठीक ठाक थे, लेकिन इनकी विकास बहुत अच्छी से नहीं हो पाई। विकास हुआ केवल गुजरात का, विकास हुआ बॉम्बे का, महाराष्ट्र का, नोएडा वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास वाले जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत का विकास हुआ, लेकिन ये सारे क्षेत्र कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड रह गए या कसरत वंचित रह गए, क्योंकि हमारा योजना आयोग का कॉन्सेप्ट था टॉप टू बॉटम का कॉन्सेप्ट, लेकिन नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है बॉटम टू टॉप। यानी जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है पहले उन क्षेत्रों को विकसित करना होगा, जो विकसित हो गए उन पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाएगा तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो एकदम कुछ नहीं विकसित हुआ है उन क्षेत्रों पर हम विकास करेंगे। तो नीति आयोग हमारा बॉटम टू टॉप चलती है और योजना आयोग हमारा टॉप टू बॉटम का कॉन्सेप्ट था। दूसरी बात यदि देखा जाए तो योजना आयोग जो थी वो हमारा रसिया मॉडल पर काम करती है, यूएसएसआर मॉडल पर था, तो इसलिए यूएसएसआर मॉडल पर काम करती थी। लेकिन नीति आयोग का जो विचारधारा है साहब, यह नीति आयोग हमारा देश के जितने भी पहले के दार्शनिक रहे, विद्वान रहे, तो उनके विचारधाराओं के आधार पर काम करती है। और इसलिए हमारे भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी पर भी काम हो रहे हैं। ऐसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी यदि देखा जाए तो 1991 में है, पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे उसी के द्वारा लाया गया था। अभी योजना मोदी जी भी इसको बढ़ा दिए। तो मायने सी बात है कि भारत के जो पूर्वी क्षेत्र रहे हैं इनका जितना विकास होना चाहिए था इतने विकास नहीं हो पाए। तो ये अभी आप देखेंगे कि देश का सबसे ज़्यादा जो सेंटर पॉइंट है भारत के विकास में वो हमारा ज़्यादातर हमारा पूर्वी क्षेत्र है, ईस्ट जोन में है। हर चीज़ों को ईस्ट जोन से हमें शुरुआत किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आज के डेट में हम कहेंगे कि हमारे भारत में योजना आयोग की स्थापना और योजना आयोग के बाद हम कह सकते हैं अब हमारे यहाँ नीति आयोग जो है इस पे मुख्य रूप से काम कर रही है। अब इसी के साथ अब हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि योजना आयोग नीति आयोग के आने के बाद योजना आयोग जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था वो हमारा अंतिम था, लेकिन नीति आयोग के द्वारा भी एक योजना शुरू की जिसका नाम है 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट रखा गया है। तो अभी जो हम जिस पे काम कर रहे हैं ये विजन डॉक्यूमेंट ही है जिसका कार्यकाल होगा या टीन्योर आप कहेंगे, तो यह 2031-32 का हमारा पीरियड रखा गया है।
तो अब हम लोग पहले करते हैं भारत के पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है बाबू लोग, तो चलो फटाफट हेडिंग में डाल दो। पहली पंचवर्षीय योजना मैं शुरू करता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, और पहला 1951 से लेकर के 1956 तक रहेगा। ठीक है, पहला हमारा 5 ईयर प्लान जो रहेगा 1951 से 56 रहेगा। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट रखना कि ये पहला के वास्तुकार कौन थे। ठीक है, तो के.एन. राज थे। के.एन. राज इसके वास्तुकार थे। ये किस मॉडल पर था, तो ये मॉडल जो था इसको आप कहेंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या नाम था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्लियर हो गई। अब होगा कि हमारा फोकस किस पर दिया गया, तो इसका फोकस हमारा जो था कृषि व संबद्ध क्षेत्र का विकास। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद हमारे पास कृषि का उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जनसंख्या हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा थी, तो देश की जनसंख्या को हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करानी थी। यही कारण था कि हम कृषि क्षेत्र पर भरोसा दिलाए। कृषि जो हमारी उत्पादन क्षमता है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि आप कहेंगे, हमें वृद्धि करने पर हम जोर दे रहे थे। जो हमारी देश की जनसंख्या था, वो देश की जनसंख्या को खास तौर पे जो हमारी खाद्यान्न होती है, तो खाद्यान्न के मामला में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे देश में बहुत ज़्यादा शरणार्थी लोग आ गए थे, तो शरणार्थियों के लिए पुनर्वास जो होता है, शरणार्थियों के लिए पुनर्वास की स्थापना या पुनर्वास पर हम जोर दे रहे थे। जितने की जो भी हमारे देश में आए उनको कम से कम एक अच्छे से घर मिलाए, उनको दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात था मुद्रास्फीति जो हमारे यहाँ थी, इस मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। क्योंकि मायने सी बात है, इस हमारे देश में जो भी यदि हम कृषि उत्पादन क्षमता पे वृद्धि पर काम करें, तो यह तो इम्पोर्टेंट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि हमारे यहाँ कृषि का उत्पादन होगा तो किसी भी खाद्य पदार्थ के दाम नहीं बढ़ेंगे, उस पर हम नियंत्रण कर लेंगे। तो यह हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर होगी कि आखिर हमने क्या पाया क्या खोया। तो देखो, हमारा पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह 2.1% था, और हमारी प्राप्ति जो हुई थी, यह प्राप्ति हमारा 3.6% हुआ था। इससे हम कहेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारी जो थी यह हमारा सफल रहा। क्लियर हुआ। ये पहली पंचवर्षीय योजना में यदि देखा जाए तो हम कहेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में यदि देखा जाए तो हमारा लक्ष्य के साथ साथ यदि आप कहोगे तो निवेश हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़े। निवेश लगभग कहोगे तो 5 से 7% हमारा वृद्धि किया। ठीक है, यदि हम देश का राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, बाबू लोग ध्यान देना, या आप जीडीपी भी इसी को कह सकते हो। ठीक है, तो हम ये भी हम कह सकते हैं, तो देश में हमारा जो राष्ट्रीय आय था, ये राष्ट्रीय आय में लगभग आप कहोगे 18% का हमारा वृद्धि होता है। हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम थे, जिसको प्रति व्यक्ति आय आप बोलते हैं, तो जो हमारा प्रति व्यक्ति आय या तो पर कैपिटा जो इनकम थी, इसमें लगभग 11% आप कहोगे 11% का हमारा इसमें वृद्धि होता है। ठीक है, अब होता है इसके अलावे देश में क्या हुआ, तो देखो सबसे बात यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि जब हम देश में फोकस ही हमारा है कि कृषि क्षेत्र को विकास करेंगे, देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करेंगे, शरणार्थियों के लिए हम पुनर्वास का निर्माण करेंगे, कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेंगे, तो प्रश्न होता है कि कृषि क्षेत्र के विकास करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाया। क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा कृषि क्षेत्र जो होते हैं, आखिर कृषि क्षेत्र के लिए आपने क्या किया। तो पता चलता है कि भारत सरकार ने सिंचाई क्षेत्रों को समृद्ध करने के लिए हमारे यहाँ सिंचाई योजना पर काम की गई। जैसे कि आपने सुना होगा, इस दौर में हमारे भारत में जो था वो बहुत सारे बांध का निर्माण किए। भाखड़ा नांगल बांध के नाम सुना होगा, दामोदर घाटी परियोजना का नाम सुना होगा, हीराकुंड बांध का नाम सुना होगा। ये तीनों जो हमारे बांध थे यह पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए। यह वही दौर था जब भारत में शैक्षणिक गतिविधियों को और समृद्ध और विकसित करने के लिए भारत सरकार ने उसी समय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का निर्माण पहली पंचवर्षीय योजना में की गई। यह वही दौर था जिस समय आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे कि जो समुदाय थे गरीब और अमीर और जो वंचित समाज थे, उनको भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए
2 अक्टूबर गांधी जयंती 1952 में हमारे देश में राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई और यह वही दौर था जिसमें आप पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में प्रसार भारती जो हमारा होता है, ब्रॉडकास्टिंग की हम बात कर रहा हूं, तो प्रसार भारती जो सेवा होते इसकी शुरुआत 1953 में किया गया और यही पंचवर्षीय योजना हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिसके दौरान भारत में 5 IIT का निर्माण किए गए, जिससे कि प्रौद्योगिकी एजुकेशन जो होता है, टेक्नोलॉजी का जो हमारा एजुकेशन होता है, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध किया जाए और भारत में एक हायर जो एजुकेशन होती है, इस हायर एजुकेशन को समृद्ध किया जाए। तो हम कह सकते हैं यही कारण था कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो टारगेट रखा था मात्र 2.1 का, हमने प्राप्त किया 3.6%। इससे यह प्रूफ होता है कि हमारा जिन जिन क्षेत्रों में हमने लक्ष्य का निर्धारित किया था वे सभी लक्ष्य हमारे अनुकूल रहे और उस पर हमने काम भी किया और इस कारणवश हम कहेंगे पहली पंचवर्षीय योजना हमारे एक्सपेक्टेशन से अधिक हमें देने की कोशिश किया। ओके, तो हम कहेंगे पहले हम सिंचाई क्षेत्रों के जैसा कि हमने बात किया तो हमारे यहां 3 बांध का निर्माण हुए। ठीक है बाबू लोग, कौन कौन? भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, हीराकुंड बांध और एक हमारा दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। और इसके माध्यम से हम खेत में सिंचाई क्षेत्रों को समृद्ध किया, जिससे कि हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि किया जाए और देश खाद्यान्न के आपूर्ति में, खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत जितना जल्द हो सके वह अनुकूल हो सके या सेल्फ रिलायंस हो सके। ठीक है, अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो इसके दौर में हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारे भारत में, ऊपर ही लिखता यहाँ लिखता हूँ, हमारे भारत में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। क्लियर हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसी पंचवर्षीय योजना में हमने आपको बताया कि भारत में 5 IITs की स्थापना किया गया। यह वही पंचवर्षीय योजना था जिसमें हमने आपको बताया कि भारत में 1953 की बात किया जाए तो 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा, 53 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। यही पंचवर्षीय योजना में यदि देखा जाए तो जो हायर जो एजुकेशन होता है वो हायर एजुकेशन को लेकर के हमने 1953 में UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हमने किया साहब। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपने नाम सुना होगा, इसकी हमने स्थापना किया। तो ये सभी करने के पीछे जो एक लक्ष्य था, ये लक्ष्य हमारे कहीं न कहीं लक्ष्य से हम अधिक प्राप्ति किए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो इस एग्जाम में आपकी क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। सबसे पहला इससे रिलेट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा पहली पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन कब से कब रहा। तो यह 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था और देखेंगे तो 31 मार्च 1956 तक हमारा पहली पंचवर्षीय योजना चली। और इसके पूरे के पूरे जो आर्किटेक्चर थे, यानी इसको तैयार करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था KN राज। यानी KN राज के द्वारा ये पूरे के पूरे जो फिगर था या कह सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का जो एक स्क्रिप्ट लिखे गए थे, यह स्क्रिप्ट लिखने वाले KN राज थे। लेकिन मॉडल की यदि बात किया तो हैरोल्ड डोमर मॉडल के नाम पर जाना जाता है। और फोकस जैसा कि आपको मैं बताया, अब ये सारे हमारा लक्ष्य था और हमने प्राप्ति जो हुआ लक्ष्य से ज़्यादा कहने की हमारी प्राप्ति हुई है। हम इस क्षेत्रों में कहीं न कहीं समृद्धि को प्राप्त किया, हम बहुत कह सकते हैं सफलता हमारी हासिल लग गई। और उसके अलावे अन्य क्षेत्रों में भारत ने एक बहुत बड़ी कह सकते इतिहास रचने की कोशिश किया। सभी को यहाँ पर क्लियर है? एक बार हमें कमेंट करेंगे। काफ़ी डेप्थ मिल रहा है। कोई क्वेश्चन छूटेगा क्या इकोनॉमिक्स से? बाबू लोग जल्दी से जवाब दिया जाए तब हम आगे की बात करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं जैन रोजगार क्लासेस के बारे में। थोड़ा आप लोग अपने रिलेटिव दोस्त जो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनको टेलीग्राम चैनल से जोड़ने की भी आप कोशिश करें।
क्वालिटी आपकी मिल रही है तो इस क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोगों के बीच बताएं भी कि हाँ भाई वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, एक बार आप जुड़ के देखो, ठीक है, क्योंकि आप हमारे धरोहर हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? एक बार हमें कमेंट कर देंगे, नाउ इट हैज़ बीन क्लियर्ड। एनी कन्फ्यूज़न? यदि कन्फ्यूज़न है तो बेहिचक आप हमसे पूछ लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं बार बोलता हूँ कि कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए। कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी पढ़ाई का। डू हैव एनी क्वेरी? कोई है क्वेरी तो पूछ लो भैया। यदि क्वेरी नहीं है तो मुझे लगता है कि आज हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले क्लासेस को नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, यानी नेक्स्ट वीक आपका इकोनॉमिक्स का आ रहा है, क्योंकि कल होगा भी तो करंट अफेयर का डेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में आपका 5 ईयर प्लान समाप्त हो जाएंगे। क्लियर? तो किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ एक बार बता दीजिए, मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।